मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से जो कपल अचानक से गायब हो जाता है, उसके बाद फिर मेघालय की पुलिस हो या फिर इंदौर की पुलिस हो लगातार कोशिश कर रही थी। अब एक एक पल पल की जानकारियां मीडिया में लगातार प्रकाशित हो रही थी, चाहे वो इंग्लिश पेपर हो, हिंदी पेपर हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो या फिर साथ ही सोशल मीडिया हो। हर प्लेटफॉर्म पर बस दो ही नाम थे, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी। राजा रघुवंशी की तो लाश मिल चुकी थी, वो तो मर चुका था, लेकिन अब सोनम रघुवंशी की जब तलाश थी तो तलाश होते होते ही पूरी हो जाती है 17 दिन के बाद, यानी कि वो गायब होती है 23 मई को और वो मिलती है 8-9 जून 2025 की रात। उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर का थाना नंदगंज लगता है, उसी का इलाका लगता है अक्षापुर में एक काशी चाय का जायका नाम से एक ढाबा होता है। दरअसल एक लड़की जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे, उसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है। उसने काली टी शर्ट काली जींस पहनी हुई थी और वो अचानक से ऐसे बदहवास हालत में थी, उसके बाल बिखरे हुए थे। होटल मालिक को दिखाई देती है, होटल मालिक उससे बातचीत करता है। वो होटल मालिक से कहती है कि मुझे अपना नंबर दे दीजिए, यानी कि फ़ोन दे दीजिए, मुझे अपने परिवार वालों से बातचीत करनी है। और बातचीत के दौरान ही वो रोने लगती है, अपने परिवार से बातचीत कर रही थी। इसी बीच में मौका पाते ही वो होटल का जो मालिक होता है साहिल यादव पुलिस को फ़ोन करता है। 112 नंबर पर कॉल करते ही पुलिस वहाँ पर आती है और थोड़ी देर में वो इलाका छावनी बन जाता है। साहिल यादव भी नहीं जानता था कि वो जिससे की बात करा रहा है दरअसल ये मामला इतना ज्यादा हाईलाइटेड था। हालांकि वो जानता था कि मामला है, लेकिन वो नहीं जानता था कि सोनम रघुवंशी यही है जिसकी आजकल इन दोनों खूब चर्चाएं चल रही हैं। आखिरकार पुलिस आती है, पुलिस ने उसको उत्तर प्रदेश की गाजीपुर की पुलिस ने वन स्टॉप सेंटर होता है, उसमें जो सखी वन स्टॉप सेंटर उसमें रखा जाता है और ये सूचना इंदौर पुलिस को दी जाती है, यही सूचना मेघालय की पुलिस को दी जाती है। मेघालय की पुलिस कई टीमों में हिस्से में काम कर रही थी और कई हिस्सों में काम करने के दौरान ही एक टीम यहाँ पर पहुंच जाती है। यहाँ आने के बाद इसको सीधा लेके जाते हैं पटना एयरपोर्ट पर। लेकिन जहां जहां सोनम रघुवंशी जाती थी वहां वहां मीडिया के कैमरे उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो बिहार हो। आखिरकार बिहार के पटना में जब उसको लेके जाते हैं, यहाँ से वो उसे एयरपोर्ट पर जब लेके जा रहे थे तो क्योंकि उसमें टाइम था अभी उनकी फ्लाइट का, तो इसलिए वो पास में ही एक फुलवारी शरीफ थाना होता है, वहां पर रख लेते हैं। तो पता चलता है कि कुछ ही देर में फुलवारी शरीफ थाना जो होता है वो सैकड़ों या उससे भी ज्यादा संख्या में लोगों से घिर जाता है। वहां पर जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा था कि सोनम रघुवंशी इसी थाने के अंदर है, तो उस थाने के आसपास परिसर में चाहे मीडिया वाले हों आम लोग हों, हर कोई एक झलक पाने के लिए सोनम रघुवंशी की यहाँ पर खड़ा हो जाता है। पुलिस को लगता है कि कहीं इसकी जान को खतरा ना हो जाए, इसलिए भारी सुरक्षा के साथ इसको एयरपोर्ट पर लेके जाते हैं ताकि वही वहां भले ही चाहे इंतजार करना पड़े। आखिरकार इंडिगो की फ्लाइट का इंतजार किया जाता है 6E775। पूरे रास्ते में जो कोलकाता लेके जाने वाली गूंगी की तरह। यहाँ से गूंगी मैंने इसलिए कहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद हैं कंगना रनौत, जो कि बॉलीवुड की हीरोइन भी हैं, वो अपने एक ट्वीट करते हुए कहती हैं कि ये गूंगी ही बनी रही, काश इसने अपना मुंह खोला होता, अपनी जुबान खोली होती, अपने परिवार को ये कहानी बताई होती कि वो किसी से प्यार करती है तो शायद परिवार वाले मान जाते। लेकिन जिस तरह से उसने पूरे परिवार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है, तो वाकई एक अभी भी गूंगी का रोल अदा कर रही है और पहले भी गूंगी का रोल अदा कर रही थी। इसलिए हमने भी अपनी इस कहानी में उसको गूंगी को यह संबोधित किया था। दरअसल सोनम ने अपने पति से शादी की 11 मई 2025 को। शादी होने के बाद वो बहुत जल्दी कर रही थी, 11, 12, 13 तक तो रहती है अपने ससुराल में। उसके बाद फिर 14 तारीख को वापस वहाँ पहुँच जाती है अपने मायके में। 16 तारीख को उसके परिवार के कुछ लोगों को शादी समारोह में जाना था और यहीं से इसने प्लान कर लिया था कि उसको जाना है ऐसी जगह पर जहाँ पर वो अपने पति के साथ हनीमून मना सके। लेकिन वो पति के साथ हनीमून मनाने नहीं जाना चाहती थी, बल्कि पति से छुटकारा जाना चाहती थी। इसलिए उसने 20 मई को टिकट किए और 29 मई तक का ये प्लान बनाया। अपने पति को रैंडमली बताया, पति को भी इस बात की जानकारी नहीं थी, पति को भी नहीं पता था कि वो अचानक से हनीमून मनाने के लिए जाएगा। आखिरकार वो हनीमून के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद ये हनीमून मनाने के लिए जाते हैं। एक तरफ तो इसने अपने पति को तैयार किया, उसके लिए फ्लाइट की टिकट तैयार की, दूसरी तरफ उसने एक जो लड़का होता है उसके माध्यम से, राज कुशवाहा के माध्यम से उसने कातिलों को हायर किया। जो कातिल होते हैं आकाश राजपूत जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास होती है, विशाल चौहान जिसकी उम्र 23 साल के आसपास होती है, आनंद कुर्मी जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास होती है। इनके ट्रेन के बाकायदा टिकट बुक कराए जाते हैं और टिकट बुक कराने में जो भूमिका है या करवाती है वो सोनम रघुवंशी खुद करवाती है। आखिरकार ये भी इसके आसपास जहां ये रहती है उसी के आसपास के मोहल्ले के नंदबाग के निवासी होते हैं और ये 7-8 दिन के टूर के हिसाब से निकले थे कि इनको एक टास्क दिया गया था, इनको एक जिम्मेदारी दी गई थी। जहां सोनम और राजा रुके हुए थे महज 1 किलोमीटर के फासले से ही इन हत्यारों का, इन कातिलों का भी होटल था, ये भी आसपास रुके हुए थे। और ये फोटोशूट के बहाने 23 मई 2025 को ये कहती है कि हमें कोरसा चलना है, कोरसा में बहुत अच्छे फोटो आते हैं, हमें वहाँ पर फोटो खींचने, सेल्फी लेनी है और वीडियोग्राफी करनी है। जो अपने पति से बातचीत करती है तभी एक स्कूटर लेते हैं और आराम से चले जाते हैं। रास्ते में ही 3 व्यक्ति मिलते हैं, वही तीनों व्यक्ति जिसमें एक आकाश होता है, एक का नाम विशाल होता है, एक का नाम आनंद होता है। ये रास्ते मिलते हैं और ये रास्ते मिलने के बाद जान पहचान बढ़ाते हैं और जान पहचान की बात जो सामने आती है, एक गाइड जो होता है, गाइड से पता चलता है कि जो पहला गाइड जिसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था उसी ने पुलिस की जाँच में ये बताया था कि इस तरह से इस दंपति के साथ 3 अन्य थे
थे जो कि हिंदी में बात कर रहे थे। तब पुलिस ने और भी जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। आखिरकार रास्ते में जब ये मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो यहाँ पर सोनम कुछ ऐसे एक्टिंग करती है जैसे चलते चलते वो पूरी तरह से थक चुकी है। यहाँ पर वो थोड़ा पीछे चलने लगती है और जो आकाश होता है, आकाश अपने ही वाहन से था, वो लोगों को आते जाते देख रहा था कि उन्हें कोई देख तो नहीं रहा है। इसी बीच में जो राजा रघुवंशी होता है वो आगे चल रहा है, उसके साथ दो लड़के चल रहे हैं और दोनों के पीछे चल रही है सोनम रघुवंशी। जब थोड़ा फासला हो जाता है तभी वो जोर से चीखती है, चिल्लाती है, आवाज़ लगाती है कि मार दो इसको, मार दो। यानी कि मारने की बात कहती है। जब मारने की बात कही जाती है तब कहीं ना कहीं वो उन लोगों को इशारा होता है। जब इशारा होता है तो इसके बाद विशाल चौहान ने सबसे पहला वार किया। उसके हाथ में एक दाव होता है। दाव एक दराती जैसी होती है जो पेड़ों के काटने के भी काम आती है, नारियल को भी काटने काम आती है। इसके लिए वाकई